निर्मला सीतारमण देश का 8वां बजट पेश करने जा रही हैं और इस बजट से देश भर को उम्मीदें हैं। कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या उम्मीद देश के लोग कर रहे हैं, क्या अलग अलग बिजनेस सेक्टर से जुड़े हुए लोगों से चर्चा करेंगे कि इस बार क्या नई उम्मीद बजट से की जा रही है। मैम, किस तरह की उम्मीदें हैं इस बार बजट से? आप तमाम सेक्टर्स में काम करते हैं, अलग अलग बिजनेस के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार? क्या टैक्स में परिवर्तन होने चाहिए? एआई को लेकर क्या होना चाहिए? तमाम तरह की चीजें आपसे जानना है। क्योंकि मोदी सरकार का ये थर्ड टेन्योर है, तो और जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो भी महिला है, तो काफ़ी उम्मीदें महिलाओं को तो वैसे भी है इस बार। जैसे हम बात कर रहे हैं कि अलग अलग सेक्टर्स के अंदर, तो अगर हमें लिक्विडिटी लानी है मार्केट के अंदर, तो हमें इंटरेस्ट रेट्स और लोन्स की सब्सिडी पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि तभी लिक्विडिटी आ पाएगी। और जब तक कैश फ्लो नहीं होगा, जब तक कैश रोटेट नहीं करेगा, तब तक आप बिजनेस सेक्टर्स को जो है आप बढ़ावा दे भी नहीं सकते हो। उसके अलावा अगर हम बात करें कि एआई की, जैसे आप कह रहे हो, तो आने वाला टाइम पूरा ही एआई का है, और एआई के अंदर जितना ज़्यादा से रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, तो मेरा तो ये मानना है कि जितना से ज़्यादा हम आर&डी सेक्टर के लिए बजट सैंक्शन करें, तो उतना ही हमें आगे इससे फ़ायदा होने वाला है। और बाकी इंडस्ट्री, अगर हम घरेलू बजट की बात करें, जो महिलाएं जो अपने घर की मैनेजर हैं, जो अपना घर चला रही हैं, उनकी बात करें, तो हर बार की तरह फिर हम यही कहेंगे कि घर में आटे, दाल, सब्जी और फलों का जो है इनका बजट संभाला जाए। तेल, जो सिलेंडर्स हैं, गैस सिलेंडर्स हैं, इन सब पे भी थोड़ी सी कसाई की जाए, क्योंकि क्या होगा कि अगर ये नहीं होगा तो वो महिलाएं जो कहीं काम पे नहीं जाती हैं और जिनके अकाउंट में पैसा सरकार की तरफ से नहीं भी आ रहा है, तो उनकी किचन जो है वो हिल जाती है। और फिर उसकी वजह से यदि एक ही कमाने वाला है घर में, पति ही कमाने वाला है, और साथ में अगर वाइफ अर्निंग नहीं है, तो वो इन्हीं चीज़ों से सेविंग करके अपने बच्चे और अपने पति के साथ में घर की जो भी सुविधाएं हैं उनको ईजिली रेगुलेट कर पाती है। तो मेरा तो ये मानना है। मैम, स्मार्ट सिटीज को लेकर काफी बात की जाती है। क्या उम्मीद है? आप भी स्मार्ट सिटी में रहते हैं, जयपुर को बड़ा शहर कहा जाता है, देश दुनिया में लोग जानते हैं, लेकिन एक डेवलपमेंट का जो मॉडल है उसको स्थायी करने के लिए क्या उम्मीदें हैं बजट से? जयपुर का जो रिटेल सेक्टर है अभी वो बहुत पीछे रह गया है ड्यू टू ऑनलाइन जो सिस्टम चल रहा है। तो मैं चाहूँगी कि रिटेल सेक्टर, ट्रैफिक वगैरह को अगर अपन रेगुलेट ढंग से होता है, जयपुर में सब चीज़ें मैनेज होती हैं, तो रिटेल सेक्टर काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगा। क्योंकि मेरा भी जैसे अपैरल का काम है, पर मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ ड्यू टू ट्रैफिक, और जो सिटी में हमारा काफ़ी रहता है कि कस्टमर ही नहीं आ पाते हैं। तो ये चीज़ देखी जानी चाहिए। अगेन पर्सनल इनकम पे भी टैक्स स्लैब कम होना चाहिए। इनकम टैक्स में बदलाव होने चाहिए। सर, आपको क्या लगता है कितने और सरकार को इनकम टैक्स को लेकर सोचना चाहिए? सर, इनकम टैक्स तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और जो जिस तरीके की फैसिलिटीज़ मिल रही है उस तरीके की अगर फैसिलिटीज़ आप कंपेयर करेंगे, मैंने करीब 30+ कंट्रीज़ विजिट करी है, तो जो मेरी एजुकेशन भी रही है वो भी उसी बैकग्राउंड से रही है। इनकम टैक्स को लेके इश्यूज़ इसलिए भी हैं कि जो फैसिलिटीज़ है उसके हिसाब से टैक्स स्लैब वो बहुत हाई है और लगातार बढ़ता जा रहा है, कई सारे इश्यूज़ आ रहे हैं। और साथ में जो अनएम्प्लॉयमेंट का जहाँ तक इशू है, तो स्किल डेवलपमेंट जो नया डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ने बनाया, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत उस पर काम भी हो रहा है, लेकिन अभी तक भी कई सारे सेक्टर्स हैं जिसके अंदर स्किल डेवलपमेंट उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पाया है। जैसे अभी राइजिंग राजस्थान समिट हुआ था राजस्थान के अंदर, तो स्किल डेवलपमेंट को लेके काफ़ी सारा काम उस सेक्टर के अंदर भी स्टार्ट हुआ है, लैंग्वेज सेंटर्स नए बन रहे हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो जो ITI काफ़ी सालों से चलता आ रहा है, उसके अंदर जॉब रेशियो अगर आप देखोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूसली इंक्रीज ही हो रहा है, कहीं पे उस पर ब्रेक नहीं लग रहे। तो जो स्किल डिपार्टमेंट नई जो योजना है और जो नया ब्रेन चाइल्ड आइडिया है मोदी जी का, वो मुझे लगता है कि बहुत इफेक्टिव आने वाले टाइम में होगा, और काफ़ी बड़ा बजट उसके लिए एलोकेट किया गया है। और जो यूथ है, दे शुड बी जॉब क्रिएटर्स, दैट इज़ द मोटिव ऑफ स्किल डेवलपमेंट का। तो अगर जॉब क्रिएटर भारत का बच्चा बनेगा आगे जाके, तो वही एक चीज़ है जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को मिटिगेट कर पाएगी, इस अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को मिटिगेट कर पाएगी। अदरवाइज चांसेस काफ़ी कम है। जॉब्स हम इतनी प्रोवाइड नहीं करवा सकते, तो हमें कम से कम हर 10-15 आदमियों पे एक जॉब क्रिएटर तैयार करना होगा, और वो बहुत अच्छी पहल है। सर, आपको क्या लगता है कहाँ कटौती टैक्स पे करनी चाहिए, GST में कहाँ बढ़ोतरी करनी चाहिए, क्या उम्मीद? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है उसके अंदर फर्स्ट 3 इयर्स 5 इयर्स का जो अभी भी काफ़ी सारी सब्सिडीज़ मिल रही हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मिलती रहनी चाहिए। और इसके अलावा काफ़ी सारे डिसीजंस ऐसे हो जाते हैं जिसके अंदर आदमी कंफ्यूज हो जाता है। तो एक जो एजुकेशन स्लैब्स हैं और सिस्टम है,
वो अगर आप कंपेयर करेंगे, फॉर एग्जांपल जीएसटी को ही आप ले लीजिए, तो इट हैज़ टू बी फिक्स्ड 5%, 20%, दैट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग, और उसके अंदर आम लोगों को बहुत परेशानी रहती है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप 5% पे है और 18% पे है, तो आप 5% ख़त्म कर सकते हैं, और जो 18% है तो 15 वाली को 18 कर सकते हैं, लेकिन उससे कम्युनिकेशन ईजी रहेगा, प्रोसेसेस ईजी रहेंगी, और इसी के साथ में जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसके लिए आप इंसेंटिवाइज पॉलिसीज़, जैसे अभी अलका मैम ने बताया, लोन के ऊपर आपको काफ़ी सब्सिडीज़ देनी पड़ेगी, इंटरेस्ट रेट्स लो करने पड़ेंगे, कैश फ्लो बिजनेसेस में डालना पड़ेगा, कैश फ्लो की काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो इनकम टैक्स का ही पार्ट है कि आप कैसे स्टार्टअप्स को बढ़ाने के लिए कम टैक्सेशन रखें कुछ सालों के लिए, और उसके बाद आप जो भी बनता है वो आप ले सकते हैं। देश की अर्थव्यवस्था में बजट महत्वपूर्ण रोल निभाता है सर। कहा जाता है कि बजट से तमाम देशवासियों के लिए आता है, लेकिन एक बिजनेस कम्युनिटी है, वो कहीं ना कहीं उस पर इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा पड़ता है, तो क्या उम्मीद आप कर रहे हैं? नमस्कार, मैं सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूँ। देखिए, व्यापारी वर्ग को इनकम टैक्स देना, जीएसटी देना, ये एक रूटीन काम है, उसको देना है, लेकिन सरकार को एक चीज़ समझनी चाहिए कि व्यापारी का व्यापार हमेशा एक जैसा नहीं रहता, उसकी शारीरिक स्थिति भी एक जैसी नहीं रहती। सरकार उसको जब वो व्यापार शुरू करता है, मान लीजिए 20 साल में, 21 साल में, 25 साल में, वो उम्र भर सरकार को टैक्स देता है, इनकम टैक्स देता है, जीएसटी देता है, तमाम तरह के टैक्स देता है। सर, जब उसकी शारीरिक स्थिति कमज़ोर होती है, मान लीजिए उसका रिटायरमेंट होता है, तो सरकार उस रिटायरमेंट के बाद उस टैक्सेस से उसको क्या देती है जो उसने उम्र भर पे किया है? क्या उसको पेंशन नहीं मिलनी चाहिए व्यापारी को? तो सरकार से मेरी गुजारिश है कि जब व्यापारी भी जब व्यापार उसका स्थिति या उसके रिटायरमेंट की बात की स्थिति के लिए अगर उसको पेंशन मिले, जितना उसने टैक्स पे किया है उस प्रोपोर्शनेट में अगर उसको पेंशन मिलेगी, तो मुझे लगता है व्यापारी को इनकम टैक्स पे करने में कोई समस्या नहीं है। एक रिटायरमेंट फंड जनरेट करना बिल्कुल, सरकार को जो जिस हिसाब से, जिस प्रोपोर्शन में उसने इनकम टैक्स पे किया है पूरी उम्र, उस प्रोपोर्शन में उसको रिटायरमेंट फंड मिलना चाहिए या रिटायरमेंट पे जो उसको पेंशन मिलनी चाहिए। दूसरा, मेरा, जैसे कि मैं होटल इंडस्ट्री से हूँ, सरकार ने होटल इंडस्ट्री पे जीएसटी को बहुत ही अलग तरीके से और मतलब उसको अच्छा नहीं किया हुआ है, क्योंकि उसने किया है, सरकार ने रूम रेंट 0 से 7,500 तक 12% कर रखी है, 7,500 से आगे 18% है। क्या 500 रुपये वाला होटल और 7,500 वाला होटल का जो कस्टमर है उसको एक ही तरह का 12% जीएसटी लगना चाहिए? क्या हर तरह से स्लैब जो बनते हैं इसमें और 5, 12, 18 का स्लैब नहीं होना चाहिए? मेरी सरकार से विनम्र निवेदन है कि 2,500 तक वाले को 5,000 में करें, 2,500 से 7,500, 2,500 से 7,500 तक वो 12% में करें, 7,500 से ऊपर 18% में करें। तो अगर सरकार ये दो चीज़ों को सुनती है तो व्यापारी वर्ग को बहुत अच्छी प्रसन्नता होगी अगर व्यापारी को वो पेंशन दे पाती है। धन्यवाद। कुछ और भी लोग मेरे साथ हैं। सर, आपको क्या लगता है इस बार बजट में क्या ऐसा होना चाहिए जो तमाम देश की जो ग्रोथ है उसमें आगे बढ़े? नमस्कार, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और सीए होने के नाते जब मैं देश की व्यवस्था को देखता हूँ और जो पिछले 10 सालों में जो सरकार का एक रवैया रहा है, एक पॉजिटिव रवैया बोलूँगा, तो उसको जो पॉलिसीज़ बनाई उसमें कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ वो देखते हुए सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत है। अगर हम बात करें बजट की, तो बजट में 2 चीज़ें, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स को लेकर सरकार काफ़ी टाइम से बोल रही है कि इनकम टैक्स को पूरा हटा के डायरेक्ट टैक्स कोड लेके आएंगे। तो अभी इस बजट से एक आशा ये है कि डायरेक्ट टैक्स कोड के अंदर इनकम टैक्स सिंप्लीफिकेशन तो हो, साथ में जो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं उनके बेनिफिट की बात भी की जानी चाहिए। देखिए, जब भारत एक डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन की तरफ बढ़ रहा है और डेवलप्ड नेशन में ये चीज़ रहती है कि जो वहाँ के नागरिक हैं उनको सरकार की तरफ से कुछ बेसिक सुविधाएं सिक्योर की जाती है कि ये तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इंडिया में ये एक वेलकम स्टेप होना चाहिए कि डायरेक्ट टैक्स कोड में ऐसे प्रोविजन सिंप्लीफाई किए जाए और लोगों को प्रोत्साहित किया जाए कि इफ़ यू विल पे टैक्स, सरकार आपका फ्यूचर में ध्यान रखेगी, जैसा कि सर ने अभी अभी कहा। और साथ में अगर हम बात करें जो आज अपने देश में सबसे ज़्यादा चल रहा है वो इनडायरेक्ट टैक्स चलता है। अगर सरकार के कलेक्शन की भी बात करें तो जीएसटी का कलेक्शन इनकम टैक्स के कलेक्शन से कहीं ज़्यादा है। तो
तो जीएसटी के कलेक्शन को देखते हुए जीएसटी के सिंप्लीफिकेशन की जो 2017 में जिस उद्देश्य से जीएसटी आया था वो उद्देश्य से अप्लाई नहीं हो पाया। साइट्स में भी दिक्कत रही, नोटिफिकेशंस पे नोटिफिकेशंस आते रहे और जीएसटी जो बना और आज की डेट में जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आप किसी भी प्रोफेशनल से पूछेंगे वो जीएसटी के प्रोविजन से परेशान है, किसी भी व्यापारी से पूछेंगे वो जीएसटी के तरीकों से भी परेशान है। तो मेरा ये मानना है जीएसटी को लेकर भी सरकार को इस बजट में एक सिंप्लीफाइड घोषणा करनी चाहिए जहां पे हर वर्ग का ध्यान रखते हुए जीएसटी की रेट्स फिक्स निर्धारित कर दी जाए। बिल्कुल सर, तमाम इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, तमाम योजनाएं आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो पेपर वर्क्स में अटक के रह जाती है। क्या लगता है आपको इनको सिंपल करना चाहिए? योजनाएं सरकार जनता के लिए बनाती है, पर जनता में जो मैसेज जाता है अफसरों के लिए उसकी वजह से वो फलीभूत नहीं हो पाता है, क्योंकि ऑफिसर्स उस लेवल पे काम नहीं करते हैं। हाईली पेड सैलरी उनको मिलती है बट उनका परफॉर्मेंस जीरो लेवल का होता है। इस बजट में जैसे मैं लॉयर हूं तो हमारे भी कोर्ट्स में भी हालत ये है कि सैकड़ों करोड़ों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। एक इन्फोर्समेंट डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, एक सिस्टम डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए सरकार को इस बजट में विशेष ध्यान देना चाहिए। मैम, आप चिकित्सा जगत से जुड़े हुए हैं, माफ कीजिएगा, जो सबसे बड़ी समस्या होती है बजट में वो यही होता है कि हमेशा बात ये की जाती है कि जो हाउस वाइफ्स हैं उनका बजट बिगड़ता है। कुछ चीज महंगी होती है, सस्ती होती है तो उनको फायदा होता है। क्या लगता है आपको, क्या इस बार बदलना चाहिए? बदलना थोड़ा सा तो ये है कि किचन का तो हमेशा ऊपर नीचे होता है, लेकिन एक तो लड़कियों की शादी की बहुत प्रॉब्लम रहती है। जो लोग कहीं से मदद नहीं लेना चाहते उनकी थोड़ी मदद के लिए सोचना चाहिए। दूसरा, इंडियन सिटीजन है, रेफ्यूजीज आते हैं जो उनकी वजह से ही हाउसवाइफ को ये प्रॉब्लम है कि सारा जो बजट है देश का सारा रेफ्यूजीज पे चला जाता है। और जो इंडियन सिटीजन है, जैसे पाकिस्तान से जो लोग आए हैं या बांग्लादेश से जो लोग आए हैं और जिनके हिंदू हैं, उनके एंसेस्टर यहाँ के हैं, उनको डिलीवरी कराने के लिए अभी भी पैसे लगते हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड जनाना हॉस्पिटल में है तो मेरे को ये पता है कि डिलीवरी के पैसे 50-50 हजार तक लगते हैं उनके। ये तो चिकित्सा में बदलाव करने की आवश्यकता है। इंडियन सिटीजन जो रेफ्यूजीज बन के आते हैं, जो मुसलमान आते हैं, उनको तो सब कुछ फ्री हो जाता है क्योंकि वो नकली डॉक्यूमेंट्स लाते हैं। मैम, मैं आपसे एक जानना चाहूंगा मैडम, जो ओल्ड एज के लोग होते हैं, सीनियर सिटीजन्स होते हैं, उनको लेकर बात की जाती है, उनके तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर तमाम मांग देश भर में उठती है। क्या लगता है उन पर भी कुछ सरकार को सोचना चाहिए? उसके लिए तो अभी सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा बजट सैंक्शन होना चाहिए। रीज़न इस कि अगर आप देखें पहले, अगर हम पुराने डेटा उठाते हैं तो चाइना और जापान जो है वहाँ पे यही स्थिति आ गई कि अभी युवा ज़्यादा है और बुज़ुर्ग भी ज़्यादा है, और आने वाले टाइम में यही बुजुर्ग जो है इनका नंबर बढ़ता जाएगा, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप या शादी लेट करना या बच्चा नहीं करना, ये सारे फैक्टर्स मिलके जो है वो एक तरह से बूम ला रहे हैं इसके लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए। सीनियर सिटीजन्स का फंड इसलिए भी होना चाहिए, अगर आप विदेशों में भी देखें तो सीनियर सिटीजन्स को एक जो बेसिक सुविधाएं हैं वो सारी मुहैया कराई जाती हैं, चाहे वो उनके लिए मेडिकल एड्स हो, चाहे उनका फूड हो, चाहे उनके लिए कोई सी तरह के पेंशन हो, सब तरह की सुविधाएं। लेकिन अगर हम भारत के अंदर देखते हैं तो ऐसा कुछ भी कानून नहीं है या ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं है जहाँ पे उनका ध्यान रखा जाए। तो सीनियर सिटीजन्स को आप अगर इस तरह का एनवायरनमेंट देंगे, उसके लिए काफ़ी बड़ा बजट होना चाहिए। ओल्ड एज होम होने चाहिए, मेडिकल सेंटर्स जो हैं वो सेटअप करे जाने चाहिए जो इस तरह के पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि आप ये देखिए कि वो उस स्टेज पर आ जाते हैं जहाँ तक मेडिकल सुविधाएं जो है पहुँच ही नहीं पाती हैं। तो यदि सरकार इस तरह के बजट सैंक्शन कर दे और सेंटर्स जो है हाईटेक सेंटर्स या हाईटेक जो है टाउन सिटीज डेवलप हो जाए, जहाँ पे उनके उठने बैठने खाने पीने सभी चीज़ों का ख्याल रखा जाए, वो डिज़ाइन ही इस तरह से हो कि उनको चलने फिरने में भी दिक्कत नहीं हो, तो उस पर तो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट लगने वाला है। और अगर वो हर सिटी में हो जाए, भारत की हर सिटी में, तो हमारी काफ़ी बड़ी समस्या जो है सोल्यूशन हो जाए। एक आखिरी सवाल आपसे, डीजल पेट्रोल को लेकर क्या सरकार को विचार करना चाहिए? डीजल पेट्रोल को लेके सरकार को विचार करना चाहिए, पर अब जैसे क्योंकि ईवी वाली गाड़ियां आने लग गई हैं तो भविष्य में हमें इस पे भी ज़्यादा जो हम कहते हैं डीजल पेट्रोल के ऊपर, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक चीज़ ये जोड़ना चाहूँगी कि हम जब देखते हैं कि डीजल पेट्रोल की बात करते हैं तो हम स्मार्ट टीवी पे पैसा खर्च कर देते हैं, एसी पे कर देते हैं। आप कितना सा चल लेते हो शहर में डीजल पेट्रोल से, आप कितना सा चल लेते हो? बाकी सारी सुविधाएं तो आप खुद ले ही लेते हो ना। तो टैक्स में कटौती करनी चाहिए। राजस्थान में तो वैसे भी कहा जाता है कि यहाँ सबसे ज़्यादा टैक्स लिया जाता है डीजल पेट्रोल पे, अगर हम कंपेयर करें बाकी सारे प्रदेशों के अंदर, तो उसमें एक बार तो विचारणीय विषय है ही ये।
तमाम विषयों को लेकर चर्चा हमने बजट को लेकर की। तमाम उद्योगों से जुड़े हुए लोगों का, तमाम लोगों का ये कहना है कि सरकार को जो बजट लाएगी उसमें कई चीज़ों को शामिल होगा। टैक्स स्लैब सहित शिक्षा, इंडस्ट्रीज को लेकर काम करना होगा। कैमरा पर्सन तनुज के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर।